बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में। हम देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है, उसका फ्लो कैसे होता है और फिर कौन से लॉज हैं, कौन सी इक्वेशंस हैं जो फ्लूइड इन मोशन जो है उसको डिस्कस करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड किसको कहते हैं, एक फ्लूइड क्या चीज होती है। तो अ फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ molecules that are randomly arranged and held together by weak cohesive forces and by forces exerted by the walls of the container। यहाँ पर उन्होंने कहा यह है कि एक जो फ्लूइड होता है वो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो बहुत वीक होती हैं और उसके साथ साथ उनको इकट्ठा किया होता है, एक जगह पर रोका होता है वॉल ऑफ कंटेनर ने, यानी कि कंटेनर की शेप के अंदर वो उन्होंने कंटेन किया होता है और उसको हम फ्लूइड कहते हैं। बोथ लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर और गैसेस के अंदर दोनों के अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती है, तो हम लिक्विड और गैसेस दोनों को ही फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो फ्लूइड की जो सबसे मेन और अहम प्रॉपर्टी है दैट इज अ विस्कस फ्लूइड। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, कि जब एक फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी लेयर्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस आती है हम उसको विस्कोसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी और शहद, हनी और वाटर को किसी जगह पर बहा दे तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो तेजी के साथ बह जाता है, जबकि जो हनी है वो उतनी तेजी के साथ नहीं बहता। उसकी वजह यही है कि जो पानी की जो लेयर्स हैं उनकी आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, जबकि हनी की लेयर्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, वो ज्यादा है। दैट इज वाई जो हनी है उसको हम ज्यादा विस्कस, मोर विस्कस लिक्विड कहते हैं एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि हनी की विस्कोसिटी यानी कि उसकी इंटरनल लेयर्स में जो रेजिस्टेंस है, उसके फ्लो में जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो वो तमाम फ्लूइड जिनकी जो इंटरनल लेयर्स में रेजिस्टेंस पाई जाए हम उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अब इसको न्यूमेरिकली कैसे फाइंड आउट किया जाता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से शो किया जाता है। तो ईटा ये एक सिंबल है जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है विस्कोसिटी की। ऐसा यूनिट जो है विस्कोसिटी का दैट इज पास्कल सेकंड या पीएस, पास्कल सेकंड कहते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन यूनिट है वो डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी है। डाइन सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको पायस यानी कि जिसको पी से शो के पायस भी कहा जाता है, जो कि एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे जीन लुइस पाइसोली, और जो 1799 से 1869 थे, उनके नाम के लिहाज से उनको ऑनर करते हुए इसको पाइस कहा गया। एक पास्कल सेकंड जो है वो 10 पाइस के बराबर होता है और एक सेंटी पाइस जो है वो 1 मिली पास्कल सेकंड के बराबर होता है। तो पास्कल सेकंड या डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पाइस, ये 3 यूनिट्स है जिनकी मदद से हम जो विस्कोसिटी है उसको डिस्कस कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं उनकी विस्कोसिटी डिफरेंट मटेरियल्स की दी गई है, जो हमें ये एक्सप्लेन करती है कि ये कोई भी फ्लूइड जब वो कितना विस्कस है या कितना वो थिक है या गाढ़ा कितना है, वो सारे का सारा आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है जी? फ्लूइड जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं कि इसकी लेयर के दरमियान फ्रिक्शंस पाई जाती हैं, जिसको हम विस्कोसिटी का नाम दे चुके हैं, विच मीन कि अगर आप किसी चीज को उस फ्लूइड में से गुजारने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस जो है वो फील होगी, फोर्स लगेगी। यानी कि कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में से गुजरता है, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, तो वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस फील करेगा। जैसा कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप अपना हाथ अगर विंडो से बाहर निकाले तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो आपके हाथ पे कुछ रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई करती है। वो उस मीडियम की विस्कोसिटी की वजह से है, उस मीडियम की फ्रिक्शन की वजह से है। अब ये जो फ्रिक्शन है ये मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करती है, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप जो ऑब्जेक्ट है उस फ्लूइड के अंदर से गुजार रहे हैं उसका साइज क्या है, उसकी शेप कैसी है और उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। इन 3 चीजों पर पहले तो डिपेंड करता है। दूसरी चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, यानी कि उस मटेरियल की विस्कोसिटी क्या है। जैसा कि अगर आप
पानी में से गुजर रहे हैं तो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगी एज कंपेयर टू एयर। इस तरह फर्ज करें अगर आप शहद में से गुजरे एज कंपेयर टू वाटर तो आपको और ज्यादा जो रेजिस्टेंस फील होगी बिकॉज उनकी विस्कोसिटी की वजह से। और तीसरा और लास्ट है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, कि जो ऑब्जेक्ट उसमें से मूव कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर जो रेजिस्टेंस है किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगी जब वो किसी फ्लूइड में से पास करेगा। अब इसी रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया है बाय द स्टोक्स लॉ। और स्टोक्स लॉ में क्या एक्सप्लेन करता है? स्टोक्स लॉ ये कहता है कि जो ड्रैग फोर्स है एफ डी, जो किसी विस्कस मीडियम में किसी फ्लूइड में से गुजरते वक्त किसी ऑब्जेक्ट को लगती है ड्रैग फोर्स, वो ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। वो कह रहे हैं अगर किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, जिसकी रेडियस आर है और वी स्पीड के साथ वो किसी ऐसे फ्लूइड में से गुजरता है जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा है, तो उसके ऊपर जो ड्रैग फोर्स लगेगी वो डिपेंड करेगी फर्स्ट इज द रेडियस, उस ऑब्जेक्ट के उस स्फीयर के रेडियस पर, सेकंड उसकी वेलोसिटी पर, थर्ड जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर। इन तीन चीजों पर जो है वो डिपेंड करती है वो ड्रैग फोर्स। मैथमेटिकली देखें तो एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये साबित हुआ कि इस कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 6 पाई है। अब 6 पाई की वैल्यू को अगर पुट करें तो हमारे पास ड्रैग फोर्स की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्लेन करती है कि अगर किसी स्फीयर को किसी ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले फ्लूइड में से वी वेलोसिटी के साथ गुजारा जाए तो उस पर लगने वाला जो ड्रैग है वो एफ डी होगा। ये इक्वेशन सबसे पहले जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज जी स्टोक्स, उन्होंने 1851 में जो है वो इसको प्रेजेंट किया था और उन्हीं के नाम पर इसको स्टोक्स लॉ कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो टर्मिनल वेलोसिटी। What is the terminal velocity? The constant maximum velocity that is attained and maintained by an object while falling through a resistive medium is called terminal velocity। यानी कि ये एक constant maximum velocity है जो अटेन की जाती है या मेंटेन की जाती है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ से जो किसी विस्कस रेजिस्टिव मीडियम में से गिर रहा हो। आप मिसाल ले लें, फर्ज करें आप ये एक बॉल है, इसको आप हवा के अंदर जो है वो ड्रॉप करते हैं, हवा के अंदर आप उसको ड्रॉप करते हैं। अब इनिशियल स्पेस पे जब आपने उसको हाइट पे पकड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 है। अब जैसे आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली इसका वेट जो है वो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगी और जो रेजिस्टिव मीडियम है वो उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। अब इनिशियली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होगी, वो उसको नीचे की तरफ खींचना शुरू करेगी और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि जो ये रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। तो जैसे जैसे ग्रेविटी उसको पुल करेगी, उसको एक्सेलरेट करेगी, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसका वेट इक्वल हो जाएगा उस रेजिस्टेंस के जो वो मीडियम उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट जहां पर उसका वेट और रेजिस्टिव फोर्स बराबर हो जाएगी, एट दैट पॉइंट उसकी एक्सेलरेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, बॉडी मजीद एक्सेलरेट नहीं होगी और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे ड्रॉप होगी। दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। उसको कैलकुलेट करने के लिए फर्ज करें आप किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया है और उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे उसकी फाइनल फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से है उसमें से उसका जो ड्रैग है वो निकालेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ मूव करेगा विच मींस कि ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा है और ड्रैग की फोर्स जो है वो कम है। तो हम ग्रेविटी की फोर्स में से ड्रैग फोर्स को माइनस करें तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। अब एज वी नो F नॉट इज इक्वल टू ma, ड्रैग फोर्स बाय स्टोक्स हम निकाल चुके हैं 6 पाई ईटा आर वी है और जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसकी वेट की वजह से होगी दैट इज mg। तो ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करें, वी हैव ma इज इक्वल टू mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी। इसको फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पर
ए जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर मजीद बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये वाला सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। बाकी ये जो फैक्टर बचेगा इसको हम इस तरफ ले आए, थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी विच इज mg/6 पाई ईटा rv। ये फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कितनी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो नीचे गिरेगा। अब फर्ज कर लें ये तो था कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, बट अब हम बात करते हैं किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, कि अब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है उसको ड्रॉप करते हैं जिसका मास जो है वो m है, उसका रेडियस r है और एक एक्सेलरेशन के साथ गिर रहा है विद अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी, और जो विस्कोसिटी है मीडियम की वो ईटा है। तो अब हम उस स्फेरिकल मीडियम की जो है उस स्फीयर की जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं। फॉर दिस पर्पस एज वी नो m इज इक्वल टू रो v, बट जो v वॉल्यूम है वो हमें पता है एक स्फीयर के लिए होता है 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना, ये डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां से मास इज इक्वल टू रो v और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है दैट इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और इस v की वैल्यू को हम इसके अंदर अगर पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब इस m की वैल्यू को हम प्लेस कर देते हैं जो हमने टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला निकाला था, इसके अंदर इस m की जगह पर हम इस m को प्लेस करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये फार्मूला आएगा। ये है जो टर्मिनल वेलोसिटी उस स्फीयर की जिसको हमने ड्रॉप किया है किसी रेजिस्टिव मीडियम के अंदर, जिसके अंदर r जो है उस स्फीयर का रेडियस है, n जो है विस्कोसिटी उस मीडियम की, और इस फॉर्मूले की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट की, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चूंकि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट किस तरह का, उसकी शेप पे भी डिपेंड करती है, इसलिए ये हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होगी। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे स्काई डाइवर्स है, अगर 70 kg का स्काई डाइवर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो 0.70 मीटर स्क्वायर बनेगा, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो 54 होगी। इस तरह बेसबॉल जो है जिसका रेडियस 3.7 हो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 43 बनती है। गोल्फ बॉल जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 44 बनती है। हेल स्टोन जो बर्फ के गोले गिरते हैं अगर वो 0.5 सेंटीमीटर के हो तो उनकी टर्मिनल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड होगी। रेन ड्रॉप जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो 9 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह इन फार्मूलाज की मदद से आप किसी भी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ है एक पैराट्रूपर का, कि जब कोई पैराट्रूपर स्काई डाइवर जो है वो छलांग लगाता है किसी प्लेन से, तो ये ग्राफ उसकी जो पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करता है कि स्टार्ट पे एट दिस पॉइंट जब उसने छलांग लगाई है किसी प्लेन से, किसी हाइट से, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एक्सेलरेट होगी एक सर्टेन पॉइंट पर आके। लेट्स सपोज वो यहाँ पर 54 पर आके वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, तो उसकी स्पीड जो है वो स्टेडी हो जाएगी, क्योंकि एट दिस पॉइंट जो मजीद एक्सेलरेशन नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। बट एट दिस प्लेस यहाँ पर आके ऑलमोस्ट 56 सेकंड्स पर वो अपना पैराशूट जो है वो ओपन करता है। अब चूंकि पैराशूट ओपन होगा, एयर ड्रैग बढ़ जाएगा, तो वो एकदम से उसकी जो स्पीड है वो ड्रॉप होगी, और स्पीड ड्रॉप होने के बाद पैराशूट के साथ वो फिर टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन करेगा विच इज मच लेस देन जो उसके अपनी वजह से जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, क्योंकि पैराशूट का साइज बड़ा होता है, उसको एयर ड्रैग भी ज्यादा मिलता है, इस वजह से उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी और यहां आकर फिर वो जमीन के साथ टच डाउन करता है। तो इस तरह ये 2 दफा एक पैराट्रूपर जो है वो 2 दफा टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है, और दोनों टर्मिनल वेलोसिटीज डिफरेंट है क्योंकि दोनों दफा उसके जो साइज है, उसकी जो शेप है वो चेंज होती है।
ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फ्लूइड फ्लो। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जब फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, फ्लूइड बहना शुरू करता है। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो इसका जो फ्लो है वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है जी स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो और दूसरा होता है जी लैमिनार फ्लो। एक स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो है और टर्बुलेंट फ्लो होता है। लैमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। वन बाय वन देखते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या है या स्ट्रीमलाइन फ्लो वो क्या होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो इस तरह के फ्लो को कहते हैं कि जब पार्टिकल फ्लूइड के गुजरते हैं तो हर पीछे वाला पार्टिकल एग्जैक्टली वही पाथ फॉलो करे जो उससे आगे वाले ने किया है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे वाटर स्ट्रीम जो है वो जा रही है, तो एक पार्टिकल ने अगर ये पाथ फॉलो किया है तो दूसरा पार्टिकल भी यही पाथ फॉलो करेगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा? एक स्ट्रीम लाइन, एक स्ट्रेट और स्टेडी जो है वो फ्लूइड फ्लो मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करें किसी फ्लो में, तो इस तरह के फ्लो के अंदर कोई पैटर्न नहीं बनता, वो टर्बुलेंट हो, तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल जो रैंडमली फ्लो करते हैं। जैसे कि आप इस स्मोक को देख सकते हैं कि स्टार्ट में ये स्ट्रीमलाइन फ्लो था, बट बाद में ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया, जिसमें रैंडमली पार्टिकल जो मूव करते हैं। इसमें किसी पार्टिकल का जो पाथ है उसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो जब फ्लो करता है फ्लूइड, तो या वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा या टर्बुलेंट फ्लो करेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे कि डॉल्फिन्स हैं। तो डॉल्फिन या बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं जो पानी के अंदर स्विम करती हैं, आपने देखा होगा कि उनकी शेप कुछ इस तरह से बनी होती है, जिसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं। तो वो शेप इसीलिए होती है ताकि वो फ्लूइड के अंदर जो है वो आसानी से मूव कर सके। उनकी ये शेप जो है उनको अलाउ करती है कि वो आसानी के साथ उसमें मूव कर सकें। अच्छा जी, जब हम फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं, हम जब भी फ्लूइड की फ्लो में बात करते हैं तो हम हमेशा फ्लूइड को एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। तो अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि फ्लूइड मस्ट बी नॉन विस्कस, कि फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि उसकी इंटरनल फ्रिक्शन जब वो निगलेक्टेड हो, यानी कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो ना हो, कोई इंटरनल फ्रिक्शन ना हो, तो ये उसकी पहली प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द फ्लो इज स्टेडी, कि जब भी आइडियल फ्लूइड जो है वो फ्लो करे वो स्टेडी या लैमिनार फ्लो की सूरत में चले, वो स्ट्रेट पाथ में स्टेडी फ्लो की सूरत में चले। थर्ड है जी, फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, कि डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। द फ्लूइड इज इररोटेशनल, व्हिच मीन कि फ्लूइड जो है उसमें किसी तरह का एंगुलर मोमेंटम ना हो, वो किसी जगह पर भी घूमे नहीं, किसी भी पॉइंट पर अपने पाथ में वो किसी भी जगह पर रोटेट मत करे, मतलब वो इररोटेशनल होना चाहिए। थर्ड है कि टेम्परेचर डज नॉट वेरी, कि ऐसा ना हो कि हमने एक सिलेंडर में अगर फ्लूइड लिया तो उसके नीचे वाले हिस्से में फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा है, दरमियान में फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, ऊपर जो फ्लूइड का टेम्परेचर उससे भी कम है। ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द फ्लूइड जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए। तो जिस फ्लूइड में ये 5 प्रॉपर्टीज हो, यानी कि वो फ्लूइड नॉन विस्कस हो, स्टेडी फ्लो वाला हो, इनकम्प्रेसिबल हो, इररोटेशनल हो और उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी ना करे, इस तरह के फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और जब हम फ्लूइड के फ्लो को स्टडी करते हैं तो हम असल में आइडियल फ्लूइड को ही लेकर स्टडी करते हैं, हम उस फ्लूइड को आइडियल ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम दो जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो फ्लूइड के फ्लो को एक्सप्लेन करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, दूसरा है बर्नौली इक्वेशन। अब हमारे पास दो कंजर्वेशन लॉज हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हैं फ्लूइड फ्लो पर तो वो रिजल्ट निकलता है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें फ्लूइड फ्लो के ऊपर तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है बर्नौलीज इक्वेशन की सूरत में। तो हम इन दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या डिस्क्राइब करती है? वो कहती है द product of cross sectional area and the speed of fluid at any point along the pipe is constant, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा
कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पाइप। यानी कि इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो अगर किसी पाइप के दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हों A1 और A2 तो उन पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो V1 और V2 है। तो ऐसी सूरत में A1 V1 और A2 V2 दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में बराबर होंगी। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो प्रोडक्ट्स जो है वो कांस्टेंट होती है। ये रिजल्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। अब हम इसको जरा ड्राइव करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। तो उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक इस तरह का पाइप है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और इस साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपस में बराबर नहीं है और यहाँ पे हम जिस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डेल्टा x1 और यहाँ पर इस सेक्शन को हम क्या लेते हैं डेल्टा x2। इस साइड पर जो फ्लूइड एंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है और इस साइड से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। अब यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब यह है कि जितना फ्लूइड एंटर होगा पाइप के अंदर उतना ही फ्लूइड एग्जिट होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर पाइप के अंदर इस साइड से जो मास एंटर हो रहा है, लिक्विड एंटर हो रहा है दैट इज डेल्टा m1, जो आउट हो रहा है वो डेल्टा m2 है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो विच मींस कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि मास जो है वो कंजर्व रहेगा। जितना मास पाइप में एंटर होगा उतना ही मास जो वो एग्जिट होगा, उसको हम ओवरऑल कह देते हैं जी डेल्टा m। अब हमें पता है जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो इक्वल होती है रो इज इक्वल टू डेल्टा m ओवर डेल्टा v और यहां से डेल्टा m आ जाता है जी रो डेल्टा v। और हमें पता है कि डेल्टा v जो है वॉल्यूम वो इक्वल होता है a डेल्टा x के और यहां से डेल्टा x जो है ये बराबर होता है v डेल्टा t के, जो हम वेलोसिटी के फार्मूले से निकाल चुके हुए हैं। अब इस डेल्टा x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें और फिर इस डेल्टा v की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा m का दैट इज डेल्टा m1 रो a1 v1 डेल्टा t। इस वैल्यू को इसमें और इस वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर ये बन गया फॉर डेल्टा m1 यानी कि लोअर क्रॉस सेक्शन जो था पाइप का उसके लिए डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो a1 v1 डेल्टा t। फर्दर मूव करते हैं जी। अगर ये लोअर क्रॉस सेक्शनल के लिए तो सिमिलरली हम इसको अपर क्रॉस सेक्शनल के लिए भी लिख सकते हैं डेल्टा m2 रो a2 v2 डेल्टा t। अब चूंकि हम कह चुके हुए हैं कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, अगर क्योंकि जो मास है वो कंजर्व है तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर प्लेस करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल हैव दिस रिलेशन जो प्रूव कर रहा है इस चीज को कि प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड वो आपस में बराबर होते हैं। और यहां से हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होगी, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो स्पीड ऑफ फ्लूइड ज्यादा हो जाएगी, तभी इनकी जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह सकेगी। यहां से हम इस रिजल्ट को भी डिड्यूस कर सकते हैं। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं उसी इक्वेशन को दोबारा लेकर इसके कुछ और जो रिजल्ट्स हैं उनको भी यहां से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट को, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है जी? वॉल्यूम फ्लो रेट होता है जी डेल्टा v ओवर डेल्टा t, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पर यूनिट टाइम पे कितना वॉल्यूम जो है वो निकल रहा है, इसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहते हैं। जैसे मैंने आगे आपको बताया कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो जाए तो फ्लूइड की स्पीड कम हो जाती है और इसी तरह अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए तो उस वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है बाय मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ये दूसरी जो है वो इसकी असम्पशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो वो अप्लाई अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं जी बर्नौलीज इक्वेशन की। पीछे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई किया था तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हमने ड्राइव की थी, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करते हुए बर्नौली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है कि प्रेशर, फ्लो स्पीड और हाइट फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, ये इनके दरमियान रिलेशन को दिखाएगी। उस फ्लूइड के प्रेशर को,
फ्लूइड के फ्लो स्पीड को और उसकी हाइट को, इन तीनों चीजों का रिलेशन जो है वो हमें दिखाती है। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम इसको जरा ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कंसीडर करें इस केस को। इसके अंदर देखिए हमारे पास अगेन एक पाइप है जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। यहाँ पे डेल्टा x1 और डेल्टा x2 वो एरिया जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस साइड की जो हाइट है फ्रॉम द फ्लोर दैट इज h1 और इस साइड की जो हाइट है फ्रॉम द फ्लोर दैट इज h2। वाटर प्रेशर एट दिस प्लेस जो है वो P1 है और यहां से जो प्रेशर निकल रहा है दैट इज P2। अच्छा जी, अब यहां पे एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि इससे जो पानी एंटर हो रहा है और उधर से जो पानी निकल रहा है, तो यहां से निकलने वाला पानी अपनी आगे वाली लेयर के ऊपर वर्क करेगा निकलने के लिए, और आगे वाली जो लेयर है पीछे को धक्का लगाएगी उसको रोकने के लिए। तो ये थोड़ा सा हम यहां से डिफरेंस देखेंगे कि इस जगह पर जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है। बट इन दिस केस जो डिस्टेंस है वो इस तरफ कवर हो रहा है, बट फोर्स जो वो आगे वाली लेयर लगा रही है उसके ऊपर रोकने के लिए, तो वर्क डन यहां पर जो है वो नेगेटिव होगा। इधर वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स सेम है, बट इस सूरत हाल में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स है वो आपस में ऑपोजिट है। दैट इज वाई जो यहां पर वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। अच्छा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बाकी हम आगे काम करते हैं। अब वो जो वर्क इसमें लग रहा है वो असल में किस पे लग रहा है? टोटल चेंज इन एनर्जी में। टोटल चेंज इन एनर्जी जो होगी ये वर्क जो है वो उस एनर्जी की वजह से होगा, यानी जितना एनर्जी में चेंज होगा उतना ही वर्क डन होगा। और वो एनर्जी में चेंज किस किस में होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट का डिफरेंस है। जो लिक्विड है वो लो से हाई लेवल पर जा रहा है और हाई से लो लेवल की तरफ। तो इस सूरत हाल में जो चेंज आएगा एनर्जी में वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में आएगा। तो वर्क डन इन दोनों के चेंज की वजह से होगा। तो अब एक वर्क जो है वो इस साइड पर हो रहा है और एक वर्क जो है वो इस साइड पर हो रहा है। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अब ये दोनों इक्वेशंस आपने याद रखनी है। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन बोथ एनर्जीज एंड टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 एंड W2। अब हम वन बाय वन इन दोनों वर्क्स को जो है वो कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे कि ये कितने बनते हैं। उसके लिए हमारे पास हमें पता है कि वर्क डन बराबर होता है W इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1। डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। तो जैसे मैंने बताया कि इस जगह पर फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और फ्लूइड भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एंगल जो है वो 0 बनेगा। cos थीटा 1 होता है, तो फर्स्ट वर्क डन जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज F1 डेल्टा x1 होगा। बट ऑन द अपर साइड ऑफ द पाइप, जैसा कि मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया, जो इनमें एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा और जो दूसरा वर्क डन है अपर साइड पे वो नेगेटिव होगा। तो W2 हमारे पास बन जाएगा माइनस F2 डेल्टा x2। अब हमें पता है प्रेशर बराबर होता है P इज इक्वल टू F ओवर A और यहां से फोर्स बराबर होती है PA के। अब इस वैल्यू को, इस F की वैल्यू को हम दोनों वर्क डन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो दोनों वर्क डन बन जाएंगे वो बन जाएंगे जनाब W1 इज इक्वल टू P1A1 डेल्टा x1 एंड W2 इज इक्वल टू माइनस P2A2 डेल्टा x2। अब हमें ये पता है कि वॉल्यूम की जो डेफिनेशन के मुताबिक जो डेल्टा V होता है वो बराबर होता है A डेल्टा x के, और जो डेंसिटी है वो बराबर होती है डेल्टा M ओवर डेल्टा V के। अब यहां पर इस डेल्टा V की जगह पर इसको हम रीअरेंज करके यहां पर हम रो को प्लेस कर डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा M ओ, इसको हम रीअरेंज करके डेल्टा V यहां से निकाल डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा M ओवर रो, और डेल्टा M ओवर रो इज इक्वल टू डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू क्या है? A डेल्टा x। तो डेल्टा M ओवर रो किसके बराबर आ जाएगा? A डेल्टा x के, क्योंकि ये भी डेल्टा V है ये भी डेल्टा V, तो डेल्टा M ओवर रो इज इक्वल टू A डेल्टा x। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। अब इस वैल्यू को A डेल्टा x की इस वैल्यू को हम प्लेस कर देंगे जो हमने पहले वर्क डन से निकाले हुए हैं। A डेल्टा x की ये वैल्यू हम पुट करेंगे ये जो दोनों हमने वर्क डन से निकाले हुए इसके अंदर।
ए डेल्टा एक्स की, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी W1 इज इक्वल टू P1 डेल्टा M ओवर रो, W2 इज इक्वल टू माइनस P2 डेल्टा M2 ओवर रो। ये दोनों वर्क डन बन गए। तब हमारे पास टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, हम इन दोनों वर्क्स को जमा कर देंगे W1 एंड W2, तो वी हैव आवर टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। और इसी तरह जो नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ mv2 माइनस हाफ mv1, और इस तरह जो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज m2gh2 माइनस m1gh1। अब ये आ गई हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो हमने पहली इक्वेशन हमने लिखी थी कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये टोटल वर्क डन W की वैल्यू आ गई, इसको हम प्लेस कर देंगे इस जगह पे। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वैल्यू, इसको प्लेस करेंगे यहां पर, और ये आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको प्लेस करेंगे यहां पर। ये तीनों वैल्यूज जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी उसमें प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब चूंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि मास जो है वो कंजर्व रहता है, दैट इज डेल्टा m इज इक्वल टू डेल्टा m2 इज इक्वल टू डेल्टा m, तो इन सब के अंदर डेल्टा m1 और m2 की जगह पर हम डेल्टा m प्लेस करेंगे, डेल्टा m कॉमन आ जाएगा, वो दोनों साइड्स पे कट जाएगा, कटने के बाद हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं, जिसमें आप देखें ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि एक साइड पर जो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन है वो इक्वल होगा दूसरी साइड की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर के समेशन के, विच मींस के प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होंगे फॉर एन आइडियल फ्लूइड। इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कांस्टेंट होगा और इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। ये दो मेजर इक्वेशन थी जो इस्तेमाल की जाती हैं टू डिस्कस अबाउट द फ्लूइड इन द फ्लो। अब हम उनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन और जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उनकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस की तरफ देख लेते हैं। फिल्टर पंप जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। पंप क्या होता है जी, पंप आर यूज्ड टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम लो प्रेशर जोन टू हाई प्रेशर जोन। कि एक जो पंप होता है वो लो प्रेशर जोन से लिक्विड को हाई प्रेशर जोन में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक फिल्टर पंप जो होता है वो डिवाइस है टू प्रोड्यूस अ पार्शियल वैक्यूम इन अ वेसल अटैच्ड टू इट। अब इसमें होता क्या है असल में, ये एक हमारे पास फिल्टर पंप जो वो दिखाया गया, इसमें आप देखें कि ये इस ट्यूब में जो वो लिक्विड आ रहा है और इसके आगे जो वो नोजल प्लेस की गई है। जब फ्लूइड इस नोजल से निकलता है तो इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए तो फ्लूइड का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा तो ये अपने सराउंडिंग में प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज, और जब इस प्रेशर को डिक्रीज करेगा तो इस साइड से जो एयर है वो इसके साथ इधर जो है वो फ्लो करेगी लो प्रेशर की वजह से, और यहां से इसका जो कॉम्बिनेशन है वो एज ए स्प्रे यहां से बाहर निकलेगा। इसको हम फिल्टर प्रेशर कहते हैं और ये बर्नौली इक्वेशन की ही एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ जो ऑटोमाइजर होता है, ऑटोमाइजर भी एक इसी बर्नौली इक्वेशन की ही एग्जांपल है। इसके अंदर आप देखिए हमारे पास बल्ब है जिसके जरिए हम हवा को फ्लो करवाते हैं और इस कंटेनर के अंदर इतना फ्लूइड जो वो भरा होता है। तो जब हम हवा को फ्लो करवाते हैं इस लो प्रेशर की वजह से जो लिक्विड है इसके ऊपर चढ़ता है और यहां से जो है वो स्प्रे की सूरत में बाहर निकलता है ड्यू टू लो प्रेशर। तो ये भी ऑटोमाइजर भी एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। इसी तरह यही चीज इस्तेमाल की जाती है जो बाइक का जो कार्बोरेटर होता है उसके अंदर भी फ्लूइड जो ऐसे नीचे मौजूद होता है। जब पीछे से जो एयर है वो फ्लो करती है तो जब उसका एरिया कम होता है, क्रॉस सेक्शन उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, जो ज्यादा स्पीड की वजह से इधर से जो है वो वैक्यूम क्रिएट करता है जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो ऊपर वाली साइड पर आता है और यहां से वो जो है फ्लूइड वो इंजन को सप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम ट्रॉसलीज थ्योरम भी कहते हैं, और ये क्या कहता है जी ट्रॉसलीज थ्योरम, ये कहता है कि द स्पीड ऑफ अ फ्लक्स is equal to the speed gained by fluid while falling through height h under the action of gravity। मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। फर्ज करें जी हमारे पास एक कंटेनर है,
एक कंटेनर है, इसमें यहां तक जो है वो हमने लिक्विड जो है वो भर दिया हुआ है। इस पॉइंट पर इसका जो प्रेशर है P1 है और इसके नीचे यहाँ पे एक और फ्लेक्स है, एक सुराख है, यहां पर इसका जो प्रेशर है वो P2 है। और इस सुराख से जो बॉटम सरफेस है वहां तक जो हाइट है वो H2 है और टोटल जो फ्लूइड की हाइट है वो H1 है। तो ऑरफ्लेक्स की जो हाइट है ऊपर वाले फ्लूइड से वो आ जाएगी मेरे पास H इज इक्वल टू H1 माइनस H2। अब वो क्या ये रहा है, ट्रांसलेट ये कह रहा है कि जब इस ऑरफ्लेक्स से फ्लूइड निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी बराबर होगी उस वेलोसिटी के जिससे ये फ्लूइड नीचे आएगा। अब जब जाहिर सी बात है फ्लूइड जब यहां से निकलेगा तो ये फ्लूइड भी नीचे आएगा, तो इधर से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी इधर से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी के बराबर होगी। ये ट्रांसलेट ने बताया था। इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो बर्नौलीज इक्वेशन ले लें। बर्नौली इक्वेशन जैसे कि हम पीछे इसको कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। अब यहां पर इस इक्वेशन के अंदर हम जो रो और इसकी जगह पे v स्क्वायर वेलोसिटी v0 ले लें, क्योंकि इनिशियली टॉप पे जो फ्लूइड है, अभी हमने ऑरफ्लेक्स को खोला नहीं है, तो टॉप वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी वो 0 होगी, तो इसको हम v1 को 0 कर देते हैं। बाकी वैल्यूज वैसे रहेंगी। इसको रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो एक v की वैल्यू आ जाएगी। ये v की वैल्यू असल में वेलोसिटी होगी उस फ्लूइड की जो ऑरफ्लेक्स से जो नीचे वाला सुराख है उसमें से निकल रहा होगा। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम जो है वो उस फ्लूइड की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 भी कांस्टेंट है, g जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और h जो है ये वो हाइट है ऑरफ्लेक्स की फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द लिक्विड से। तो वैल्यूज को पुट करके आप ऑरफ्लेक्स से निकलने वाला जो फ्लूइड है उसकी स्पीड जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वेंचुरीमीटर है। वेंचुरीमीटर क्या है जी? वेंचुरीमीटर जो है एक डिवाइस है जो यूज होती है फ्लो स्पीड और फ्लो रेट थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम। ये एक ऐसा मीटर है जो एक पाइपिंग सिस्टम में से जो फ्लो रेट है या फ्लो स्पीड है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है कि एक पाइपिंग सिस्टम में जब जो फ्लूइड है वो पास करता है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है दैट इज एरोफॉयल। अब एरोफॉयल क्या है? द डिवाइस विच आर शेप्ड सो दैट द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट एंड द फ्लूइड प्रोड्यूसेस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द फ्लो आर कॉल्ड एरोफॉइल्स। अब इसमें होता है क्या जी? एरोफॉइल्स एक ऐसी शेप है कि जब ये किसी फ्लूइड में से गुजरता है, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके ऊपर फ्लूइड की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। अब ज्यादा स्पीड की वजह से जो प्रेशर है नीचे वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो नीचे वाली जो फोर्स है वो इसको ऊपर की तरफ पुश करती है और ये एक इसको लिफ्ट मिलती है इस एरोफॉइल को, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ उठती है। यही फिनोमेना इस्तेमाल होता है एरोप्लेन्स के अंदर, जिसके अंदर ऊपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नीचे जो लोअर प्रेशर पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, तो नीचे वाला प्रेशर उसको लिफ्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो जहाज है हमारे जो एरोप्लेन है उनको सफिशिएंट लिफ्ट मिल जाती है और वो जो है वो हवा के अंदर उड़ सकते हैं। ओके जी, उसके बाद कुछ यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट इसकी जो एग्जांपल है दैट इज ब्लड फ्लो। जो हमारा बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो अमूमन विस्कोसिटी को इग्नोर करती है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब फ्लूइड जो है उसके फ्लो को हम डिस्कस करते हैं तो हम आइडियल फ्लूइड को लेते हैं, और आइडियल फ्लूइड की एक उसकी एक खासियत ये भी है आइडियल फ्लूइड की कि उसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। बट प्रैक्टिकली जो इसके अंदर विस्कोसिटी पाई जाती है, आप फर्ज करें अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी जीरो हो, उसकी इंटरनल जो फ्रिक्शन है वो जीरो हो, तो वो फ्लूइड बगैर किसी फोर्स लगाए ऑटोमेटिकली पाइप में से फ्लो कर जाएगा, ऑटोमेटिकली पाइप में से गुजर जाता है। बट इन रियलिटी जो उसकी विस्कोसिटी मौजूद होती है जो उसके अंदर थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा करती है। अब यही केस ह्यूमन ब्लड के साथ भी होता है कि आमतौर पर जो नॉर्मल आर्टरी होती है, नॉर्मल आर्टरी में से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो अपनी स्पीड के साथ चल रहा होता है, बट जिस आर्टरी के अंदर प्लॉक इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल या किसी भी वजह से, किसी भी डिजीज की वजह से जो आर्टरी नैरो डाउन हो जाती है, उसका एरिया कम हो जाता है,
तो अब उस ब्लड फ्लो को यानी कि ब्लड की उतनी क्वांटिटी को पूरा रखने के लिए हार्ट उसको ज्यादा तेजी से पंप करता है ताकि नैरो पाथ में से ज्यादा ब्लड को फ्लो करवा के वो उसकी रिक्वायरमेंट उस अगली जगह की जो वो पूरी कर सके। इस सूरत में हार्ट जो है वो बड़ी तेजी के साथ बीट करता है, ओवरवर्क करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन जो है वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।